हेलो एवरीवन। तो आज अपन नीट का ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसमें मेनली हम 11th के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो उन लोगों ने क्या बोला है, हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकालना है। ठीक है। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकालना है तो पहले विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिख लो। जैसे मुझे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है, ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स के डायमेंशन लिख सकते हैं अपन। फोर्स के डायमेंशन होंगे एम एल टी माइनस टू। ठीक है। ये होता है एरिया। एरिया के डायमेंशन होंगे लेंथ का स्क्वायर, है ना। और ऊपर लिखा हुआ है डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है। डी वी जो है इस टर्म के डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होंगे, मतलब एल टी माइनस वन। और डी वाई के जो डायमेंशन है वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होंगे। ठीक है। आप इक्वेट करके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास हीलियम गैस है। ठीक है। और उसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी में आने वाला चेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो जो हीलियम है वो एक प्रकार की मोनोएटॉमिक गैस होती है ना। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन के बराबर, है ना। एक्स वाई और जेड, तीन डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो सकता है, तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इंटर एनर्जी का फॉर्मूला होता है एफ बाई टू एन आर टी। या फिर अगर आप चेंज निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है। अब आपको सारे डेटा अवेलेबल है तो वैल्यू पुट करके अपन रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काइनेमेटिक्स का एक सवाल है। ठीक है। तो आपको एक्स दे रखा है। ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, रेस्ट पे आने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। ठीक है। आपको एक्स दे रखा है ना। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स को। ठीक है। डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है ज़ीरो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिक्स, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का सिक्सटीन। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी को ज़ीरो से इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेट करने से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस पर्टिकुलर समय पर वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है या इस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है। इस समय पर पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है। अब अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो आप इस इक्वेशन में टी को ज़ीरो पुट करके इनिशियल पोजीशन निकाल लो, टी को वन पुट करके फाइनल पोजीशन निकाल लो, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में सिंस पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में बराबर होंगे। ठीक है। इससे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल वर्नियर कैलिपर पे है। ठीक है। उन लोगों ने बोला है कि मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो एक एम के बराबर है। और उन लोगों ने बोला है कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब ये 9 के बराबर होंगे। यहाँ से एक वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना आ जाएगा, 0.9 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है।
है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि हमने एक लाइन की लेंथ मेजर करी है ना। और फिर इन लोगों ने बोला है कि जो वर्नियर स्केल है उसका ज़ीरो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक मार्क होगा 10.3, एक मार्क होगा 10.4 और इसके बीच में वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाई कर रहा होगा, है ना। यहाँ पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाई करने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 10.3 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली है। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ 10.3 सेंटीमीटर तो है, साथ में ये एडिशनल लेंथ और होगी। ठीक है, वो एडिशनल लेंथ निकालने के लिए उन लोगों ने क्या बोला है कि 4 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। मतलब उन लोगों ने बोला है कि वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। अगर चौथा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है तो 4 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो जो एडिशनल लेंथ है वो एडिशनल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो एडिशनल लेंथ होगी 0.4 mm के बराबर। ठीक है, इसके हिसाब से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ऐड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सिंपल पेंडुलम पर है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई √L/g। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक लिफ्ट ली और उस लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहे हैं। ठीक है, विद एन एक्सेलेरेशन a। अब यहाँ पर अगर आप पेंडुलम कंसीडर करोगे तो इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स लगेगा m × a के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप mg और ma इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो और इस रिजल्टेंट को इक्वेट कर दो m × g इफेक्टिव से। यहाँ से g इफेक्टिव आ जाएगा, है ना, g इफेक्टिव आ जाएगा g + a। और g इफेक्टिव आ जाने के बाद नया वाला जो टाइम पीरियड होगा t/√2 दैट मस्ट बी 2 पाई √L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की वैल्यू g + a के बराबर होगी। अब आप यहाँ पर क्या करो, रेशो ले लो, रेशो लेने से अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करी है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो एक होता है 2gr सरफेस से। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स gm/r। ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ से आपको वैसे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू √g × r। ठीक है, अब देखना स्मॉल जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, स्मॉल जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन लोगों ने ये समझाया है कि डेंसिटी दोनों प्लैनेट्स की बराबर है। अब समझने की कोशिश करना कि स्मॉल जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस का प्रोडक्ट। स्मॉल जी प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अगर डेंसिटी सेम है और दूसरे की रेडियस 3 गुना है, तो रेडियस 3 गुना होने का मतलब कि जी जो है वो भी क्या होगा, 3 गुना होगा। जी जो है वो भी 3 गुना होगा। तो पहले की एस्केप वेलोसिटी हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू जी × r, दूसरे वाले की एस्केप वेलोसिटी हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे उसके लिए जी जो कि 3 गुना हो चुका है, इंटू उसके लिए r, है ना, जो भी खुद 3 गुना हो चुका है। अब रेशो लोगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोला है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद वो थोड़े समय के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी के समय क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी के समय हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो बायोन फोर्स और विस्कस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटी के फोर्स को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। जो बायोन फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू वी इंटू जी, जहाँ पर सिग्मा होगी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। दोनों का रेशो लेके हम बायोन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम जी। ये बायोन फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, इससे आपका विस्कस फोर्स बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो वर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो वर्क और एंगुलर मोमेंटम, इस रेशो के डायमेंशंस निकालना है हमें, ठीक है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, टाइम से डिवाइड और टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वेलोसिटी बाय टाइम एक तरह से एक्सेलेरेशन बन जाएगा, और मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये फोर्स और ये फोर्स के डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इसके डायमेंशंस भी कैंसिल हो गए, तो कुल मिला के डायमेंशंस बचे टी की पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर अपने पास एक एयरक्राफ्ट है, टेक ऑफ स्पीड दे रखी है, ठीक है। और क्या पूछा है कि ये जो 5 मिनट हैं, इन 5 मिनट के अंदर एवरेज पावर कितनी रिक्वायर्ड हुई होगी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि हमारे एयरक्राफ्ट ने डब्ल्यू वर्क करा है। सपोज करो कि हमारे एयरक्राफ्ट ने डब्ल्यू वर्क करा है, तो उसमें से 40% वर्क तो यहाँ चले गया, एनर्जी लॉस में चले गया। 40% वर्क तो एनर्जी लॉस में चले गया, बचा कितना, बचा 60% वर्क। अब ये 60% वर्क कहाँ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जाएगा, और साथ में एयरक्राफ्ट की हाइट भी बढ़ रही है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी अपीयर होगा, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप ये जो वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है, इसके बदले में आप पावर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पावर की अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास कार है और वो इतने एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। क्या 4 सेकंड के बाद हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 20। तो 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी होगी इतनी। अब आपने यहाँ पर एक पार्टिकल को ड्रॉप करा है, ड्रॉप करने के बाद पार्टिकल के पास एग्जैक्टली
20 की ही वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आपके पार्टिकल के पास ड्रॉप करने के बाद एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक्स वाली वेलोसिटी तो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या आप वाई डायरेक्शन में 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकाल सकते हो? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो वाई में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी नीचे की तरफ, है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की नेट वेलोसिटी बीच में कहीं 20√2 के बराबर होगी। ठीक है, और एक्सेलेरेशन तो जी के बराबर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उन लोगों ने क्या बोला है कि एक बॉल है, उसको यहाँ से ड्रॉप करा। ठीक है भाई, यहाँ से ड्रॉप करने के बाद टकराने से जस्ट पहले आप वेलोसिटी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि बॉल सेम हाइट तक राइज कर रही है, सेम हाइट तक राइज कर रही है, मतलब टकराने के बाद वो √2gh से ही रिबाउंड करेगी। ठीक है, अब आप इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, ये जो पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम आया यही असल में इम्पल्स के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पर T1 और T2 का रेशो पूछा गया है ना। T1 T2 का रेशो पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं। यहाँ पर रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम को आप रॉड का एक पार्ट मान लो, तो उस पर भी नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब ये टेंशन और ये टेंशन, इन दोनों ग्रेविटी के फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ में किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिख लो। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों टेंशन निकल जाएंगे। ऐसा करने से जो दोनों टेंशन फोर्सेस हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर उसका रेशो बड़े आराम से ले सकते हैं।